वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। रिजी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनिशियली हमने देखा था कि मार्केट में जो येन जो है उसकी प्राइस काफ़ी डिप्रिशिएट हुई थी, वीक हुआ था, लेकिन उसके बाद लोगों ने जैसे रियलाइज़ किया कि अब येन की तलब में काफ़ी इजाफा होगा, स्पेशली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योरर्स हैं, उनकी तरफ से। तो उसके बाद थोड़ा सा उसने मेंटेन होना शुरू किया। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन की वजह से असल में ये रुका है, बट अगेन हम ये समझते हैं भी कि आपका जो लिक्विडेशन तो होगी ना भाई। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहे हैं तो आपके पास कोई चीज़ आप उसको बेचिएगा, तो जाहिर सी बात जब डिमांड उसकी क्रिएट होगी तो वहाँ पे तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये ना भी फर्दर गेन करेगा, लेकिन ये आगे चल के ग्रेजुअली आप ये देखिएगा, चूंकि सेंट्रल बैंक और ये काफ़ी स्ट्रांगली ये आएंगे और ये आके हिट करेंगे मार्केट को, तो ये फिर वहाँ से बाउंस बैक करेगा। और डे वन से हम देख रहे हैं कि उन्होंने इंटरवीन करना शुरू किया, इसीलिए बैंक ऑफ जापान ने एग्जैक्टली उन्होंने पिछला वो जो देखा। नाउ एक दूसरी बहस जो इस पूरी एपिसोड में शुरू हो गई और पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, वो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से शुरू हो गई। एट व्हाट कॉस्ट? पूरी दुनिया असल में ये बड़ा इंडिया में इसके ऊपर पब्लिक डिबेट हो रही है, जर्मनी ने अपना प्लांट बंद करने की बात हो रही है। देखिए, असल में इमरान, इसमें ये है कि ये जो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वो है एनर्जी इस वक्त वो फ्रांस में ऑलमोस्ट 65-70% जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। अब यूरोप ये डरा हुआ है कि ये अगर कोई ऐसी बेल्ट पे कहीं है अर्थक्वेक की और कोई ऐसी चीज़ हो जाए, चूंकि ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया ना इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूँ, आप जिस वक्त फुकुशिमा की बात कर रहे हैं, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। चेर्नोबिल जो था वो 25 साल पहले हुआ था, वो तो एक बिल्कुल नया था, क्या कहते हैं वो प्लांट जो था, ठीक है, वो उसको तो कुछ महीने हुए थे। और ये जो जापान का जो ये 40 साल पुराना है, तो जब न्यूक्लियर प्लांट पुराना होता है तो उसमें रेडिएशन ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं यहाँ पे अब ये कंसर्न हो गया है। अच्छा, इसके मैप्स वगैरह उठा के ये तो पूरा का पूरा इनका जो प्लांट है वो फॉल्ट बेल्ट के ऊपर है, पूरा का पूरा। ये क्या फॉल्ट बेल्ट बाद में बनी है, डिस्कवर बाद में हुई है? असल इसका ख्याल किसी को नहीं था ना, कितना ज्यादा डैमेजिंग ये हो सकता है, मतलब किसी जहन में ही नहीं गया। कोई एक साहब है, उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन भी फाइल की हुई थी वहां की कोर्ट्स में, और इसको पहले पॉइंट आउट किया हुआ था कि ये फॉल्ट बेल्ट हो सकता है। देखिए, इसी तरह बहुत से अगेंस्ट वो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात हो जाती है ना, दो ग्रुप चल रहे होते हैं। एक जिसने पैसा लगाया हुआ है वो तो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी थी, यही सोर्स था। क्योंकि देखिए, ऑयल का कोई अभी तक रिप्लेसमेंट तो है नहीं, जो सबसे बड़ा इशू है। और इसकी वजह से अब जो आप बात कर रहे हैं, जो जर्मनी में बेसिकली क्या हुआ, जर्मनी में एक बड़ा इशू हो गया, क्योंकि मर्कल ने अभी उन्होंने एक वो दिया था उसको जाके कि इसी तरह पुराने प्लांट्स थे जो जापानीज उसके, यानी कि 30-40 साल पुराने, तो उसको उन्होंने अपग्रेड वो कर दिया था, 12 साल की उसकी लाइफ उन्होंने कर दी थी। तो अभी 3 महीने के होल्ड पे चले गए। इंडिया की जो आप बात करें, इंडिया ने भी 2 नया रिएक्टर लिया था, और आपने देखा होगा जैसे ओबामा ने भी विजिट किया था, इससे पहले बुश भी गए थे, ये वही सिलसिला था। वो ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट थी। 2020 तक जो इंडिया का प्लान है वो $175 बिलियन का न्यूक्लियर एनर्जी का था। तो ये सारा अब जो इस वक्त है सारे उसमें चले गए। चाइना जो है वो कंसिडर कर रहा है, स्विट्जरलैंड, स्पेन, अब ये सारी वो कंट्रीज हैं जो टूवर्ड्स मतलब इस तरफ जा रहे, ब्रिटेन। तो ये इस वक्त एक बड़ा शशोपंज में पड़ गया। इससे अब होगा क्या, इसका झोली जाकर कहाँ पड़ेगा? कोयला महंगा हो जाएगा, ऑयल महंगा हो जाएगा। बिकॉज ये कि आप जब यहाँ इसको कट डाउन करेंगे या स्लो डाउन करेंगे उसको, तो उसका कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आना है, क्योंकि डिमांड तो अपनी जगह इटसेल्फ है। बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ, एनर्जी, सारी चीजें जो थोड़ा सा इसको और मैं रिलेट करना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो था पिछले दिनों हम देख रहे हैं, जो कुछ भी इजिप्ट में हुआ, जो कुछ भी और दीगर कंट्रीज में हुआ, और अब बारी है लीबिया की। इस एपिसोड की वजह से, इस पूरे क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर कुछ ऐसा होता है कि जनाब इस अर्थक्वेक और सुनामी के बाद ऑयल प्राइसेस नीचे आए, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो गैप कम हो रहा था। तो एक डिज़ास्टर को दूसरे डिज़ास्टर ने थोड़ी बहुत रिलीफ जो है वो फराहम किया। ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल के पर्सपेक्टिव से कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ऑयल का अगर आपको याद होगा, मैंने 4 तारीख को बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा हुआ था, मेरा टारगेट तो $120 का था उस वक्त। हाँ, उस वक्त सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। मतलब हमारा तो, हम तो अपने चार्टिंग और अपने एनालिसिस के बेस पे चल रहे थे। आपने देखा कि $120 जो है वो आपका ये हिट हुआ। बेसिकली बात ये है कि अब आप लीबिया की जो बात कर रहे हैं, लीबिया में देखिए, लीबिया इज 2% ऑफ द ओपेक, यानी कि उसका जो ऑयल है बेसिकली 1.2 मिलियन बैरल वो प्रोड्यूस करता है। और वो तकरीबन आप समझिए कि अच्छा, लेकिन जो फर्क है, लीबिया जो सऊदी अरेबिया कह रहे हैं ना, हम इसको वो फुलफिल मीट कर लेंगे उसकी जो रिक्वायरमेंट है। जो लीबियन ऑयल है वो स्वीट ऑयल है। स्वीट ऑयल के माने ये है कि वो ऑयल रिफाइन करने में ना वो सस्ता और आसानी से होता है। अच्छा। और अरेबियन जो है वो जरा कंपैरेटिवली हैवी ऑयल है, इसके माने उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है और वो मुश्किल भी होगी, अरेबियन की टाइम भी लग। एग्जैक्टली, ये इसमें जैसे WTI है यूएसए का, तो यूएसए में बेसिकली क्या है, वो स्वीट ऑयल है। ठीक है। तो इसी वजह से ये आपने क्या कहते हैं ये। अच्छा,
अब उसमें थोड़ा सा ये बिल्ट इन फैक्टर आ गया था, वो आपने जो कहा उसको प्लस माइनस उसने बैलेंस आउट कर दिया बेसिकली कि भाई डिमांड अगर उसकी थोड़ी सी कर्टेल कर जाती है वहाँ पे तो आपका क्या कहते हैं जो उसको वो मीट कर जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इस वक्त एक डेंजरस वो बन रहा है ना, वो इस वक्त बहरीन को लोग वॉच कर रहे हैं, बिकॉज बहरीन पे डिपेंडेंट, बिकॉज हुआ ये है कि कुवैत ने क्या कहते हैं अपनी फोर्सेस वो कर दी हैं, उसके लिए तैयार कर दी हैं। कतर जो है वो अपने जहाज भेजने को तैयार हो गया है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। वो एक्चुअली बेल्ट बड़ा क्रूशियल हो जाता है वहाँ से, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है असल में वो 40% ऑयल वहाँ से पास होता है। इमरान, अगर ये कोई चीज़ हो जाएगी ना तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब कि उस वक्त मतलब इनफैक्ट जो इस वक्त हम चीज़ें देख रहे हैं, जो कोलिशन फोर्सेस लीबिया में अटैक कर रही हैं और उसकी, क्योंकि दुनिया इस वक्त डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। इस पे इंडिया का अलग मौक़िफ़ है, फ्रांस उसकी मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है और दीगर ममालिक जो है उसके फेवर में। तो ये सारा गेम जो है ये सिर्फ ये जो मुखालिफ किया जाता है, देखिए ये असल में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो जहाँ पैसा होता है ना, जो रिच होता है उसको तो आप इसलिए वो फोकस कुछ लोग कर रहे होते हैं कि भाई उनको चूंकि चांस मिला नहीं था, जब अच्छा आप हो जाइएगा वह हालात चेंज होंगे तो उनको फिर वहाँ बिजनेस मिल जाएंगे। तो वो एक उसका जो देखा जाए, इसके ऊपर हम जरा फोकस करके बात करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। तो रिजी साहब, मिडिल ईस्ट क्राइसिस प्लस न्यूक्लियर पावर के ऊपर उठते हुए सवालात, ये तो ऑयल प्राइसेस को, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को पता नहीं कहाँ लेके चली गई, कहाँ जाएगी। और हमारे यहाँ तो डिबेट ही इस सब्जेक्ट पे अभी तक कहीं नहीं हुई, ना किसी ने कंसर्न शो किया है, ना किसी ने सोचा। हम तो बैठे हुए हैं ना कि भाई वो कुछ ऊपर से तेल गिर जाएगा बारिश के तौर पे, हमें ऐसा नहीं होगा भाई। आप देखिए कि हम 70 में भी परेशान नहीं थे, 80 में भी नहीं है, आज 100 प्लस हो गया, हम उसमें क्योंकि हमारे लिए जो और मजे की बात है जो हमारा बजट बना था वो बेंचमार्क था उसका $60। नहीं 60 नहीं था, वो अराउंड $88 का इन्होंने रखा था। वो मैं आपको वैसे मैंने 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा इसका, गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल का कि $60 के ऊपर जो है वो बेंचमार्क था। जिसने भी बोला मेरी तरफ से इसको चैलेंज कर दिया $88 है। अच्छा चलें ठीक है, आगे क्या देख रहे हैं फिर इस तरह। तो मैं टोटल कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ, प्लस गोल्ड की भी मैं बात कर रहा हूँ। इमरान देखिए, गोल्ड का जो है बेसिकली सेफ हेवन, एज अ सेफ हेवन, जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा गोल्ड में बता दूं, आप गोल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन लोग एक चीज़ भूल गए कि 2010 में अगर आप इसको देखिएगा, आपकी क्या कहते हैं, गोल्ड 30% की मूव आई थी, सिल्वर 80% मूव हुआ था। आपको पता, सिल्वर में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं है, वहाँ एक अमेरिकन बैंक और एक ब्रिटिश बैंक जो है उसके ऊपर मतलब चार्जेस लोग लगा रहे हैं कि उसने फॉरवर्ड सेलिंग किया था। उसने फॉरवर्ड सेलिंग पेपर इतना ज़्यादा सेल कर दिया उसका कि अगर वो बाई करने जाएगा तो इतना तो सिल्वर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। उसके साथ साथ एक अमेरिकन बैंक है JP मॉर्गन, उसने ये कहा है कि आप एज ए कोलेटरल गोल्ड आप हमें दिए, उसके अगेंस्ट आप कैश वो ले एज सिक्योरिटी को रखे। तो ये बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होनी दुनिया में। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, 1980 में ऐसा हुआ था, सिल्वर की प्राइस मूव आई थी तो पॉल वॉकर ने उस वक्त क्या किया था, हंट ब्रदर्स थे, वो ग्लोबल वो थे, इसमें डैडीज थे जिसे कहना चाहिए ना। अच्छा। कि वो तो उन्होंने सिल्वर प्राइस बिल्कुल मूव कर दी। तो पॉल वॉकर ने कहा कि इनकी फाइनेंसिंग बंद कर दो, उसकी फाइनेंसिंग बंद हो गई, वो टोटल बैंकक्रप्ट होकर कोलैप्स हो गया उस वक्त प्राइस। तो इस चीज के लिए भी एक साइड बताना चाह रहा हूँ लोगों को, तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है aaj.markets@aaj.tv। और अब अरब दुनिया में बढ़ते हुए इस जो एजिटेशन है ये कहाँ तक पहुँचती है, और ज़ाहिर है कि ये सिर्फ इस पर ये फैक्टर नहीं है कि लीबिया के अवाम को जो है वो आज़ादी दिलाई जाए मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी से। ये इस वक्त एक जो पूरा सिलसिला चल रहा है ये तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है इस वक्त पूरी दुनिया की। कहाँ तक जाता है और कहाँ तक पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ जो हैं वो इससे मुतासिर होती हैं। आगे आने वाले वक्तों में इसके ऊपर हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।